वाकई केसर कालमी बहुत सुंदर घोड़ी थी। पाबूजी जब केसर कालमी पे बैठे तो पाबूजी और फूटने लगे। और केसर कालमी की अपने पे तो खूब सारी कहानियां है कि जब पाबूजी घोड़ी लेके वहां अमरकोट पहुंचे तो ये तो घोड़ी नाचे। पहले क्या बींद वाली घोड़ी को नचाने का बड़ा रिवाज था कि दूल्हा जिस घोड़ी पे बेचता उसको नचाया जाए, और दूल्हे खुद अच्छे घुड़सवार हुआ करते, नचा दिया करते। आजकल तो दूल्हा चलते तो तिवाड़े आते हैं, है ना। तो आजकल तो दूल्हे को घोड़ी पर बिठा कर तकड़ी पकड़ ले और दो इधर चलते हैं और दो इधर चलते हैं, ये कहीं डगमगा के गिर ना जाए। तुम्हारे ढोल के धमाके पे मेरी केसर नाचेगी। वो केसर को नचाते नचा नचा केसर लगाम खींचते हैं, लगाम खींचते केसर अगले दोनों पैर हवा में उछाल देती है। बाबूजी आराम से उसके मारते हैं तो कहते हो अगले दोनों पैर जब हवा में उछालती है तो गढ़ के कंगूरे पे लगा देती है, जहां तोरण लगा हुआ तो उसके पास में अपने पैर टिकाती है दोनों। जब वापस पैर उतार रही होती है तो उसके खुर के प्रहार से ईंटें साथ में आ गई, ईंटें तोड़ के लाई वहां से वो। इस बार बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देखा, क्या हाल है। जन्म कहां पर हुआ? कोल्लूमठ। जोधपुर रियासत के अंदर एक गांव पड़ता था, अब जिला भी जोधपुर ही लगता है। गांव का नाम क्या था? कोल्लूमठ। पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी। क्या नाम है? सुनिए मेरी बात, हम आगे पढ़ेंगे। यहां मारवाड़ में, ये मारवाड़ स्टेट था, जोधपुर का दो या मारवाड़ स्टेट का दो। यहां पर एक राजा हुए थे जिन राजा का नाम था दूहड़। क्या नाम था राजा का? दूहड़ नाम करके एक राजा हुए थे। राठौड़ वंश के राजा थे। मारवाड़ में कौन से वंश का शासन था? उन राव दूहड़ के छोटे भाई जो थे उनका नाम क्या था? धांधल। क्या नाम था? इसका मतलब है पाबूजी मारवाड़ के राजा के छोटे भाई के बेटे हैं। इसका मतलब पाबूजी राजकुमार है। पाबूजी क्या है? वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक राजकुमार है। पिताजी का नाम क्या है? धांधल। मम्मी का नाम क्या है? कमला। क्या नाम है? ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी की जो ओरिजिनल मम्मी थी वो तो एक परी थी। परियां होती है, परियां आसमान में जो परियां होती है, एंजल्स। पापा की परी है वाली ने, एंजल्स दो होती है। ऐसी कहानी है कि वो जो परियां है वो धरती पर घूमने के लिए आती है कई बार, लेकिन उनके साथ समस्या है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आती है तब यदि कोई उन्हें पहचान ले, देख ले उन्हें, तो वापस नहीं जा पाती है वो। इसलिए अक्सर वो रात को धरती पर उतरती, क्योंकि रात में धरती के सारे लोग सो जाते हैं और रात को उतर के नाइट वॉक करके चली जाती है अपनी। तो एक बार ऐसी कोई एक अप्सरा रात को धरती पर आ रही थी, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया जोधपुर की तरफ। उतरना कहीं ढंग की जगह होगा, यहाँ तो क्यों ही आती गर्मी के अंदर। यहाँ नीचे उतरी तो उसे गर्मी लगी, तो उसे लगा भयंकर काम है, यहाँ तो गर्मी जोरदार है। तो जो जहां उतरी थी वहां पानी का तालाब था, तो उसे लगा कि अभी तो गर्मी लग रही है तो मैं नहा लूं तो ताकि गर्मी थोड़ी कम लगे, तो नहाने के लिए तालाब में उतर गई। धांधल जी उस दिन, उस रात को ही अपने घोड़े को लेके वहां से निकल रहे थे। धांधल जी को लगा कि यार अपने घोड़े को पानी पिला लेते हैं। वो वहां जैसे तालाब के पास गए, उन्होंने देखा कि वहां तो एक महिला नहा रही है। महिला ने देखा कि कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो उस महिला ने कहा, उस परी ने कहा कि तुम जो कोई भी हो पर ये धांधली कर रहे हो। ऐसे नहाते हुए तो नहीं देखना चाहिए। और फिर वो उसने कहा कि पर इससे भी बुरी समस्या ये है कि मैं परी हूं और मेरे साथ ये है कि यदि मुझे कोई इस प्रकार देख लेता है यहाँ पे धरती पे तो वापस नहीं जा पाती, तो मेरी तो शक्तियां समाप्त होगी, मैं वापस कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा कि किसने कहा वापस जाना है? धांधल जी महाराज ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी के पास भी कोई चांस दूसरे थे नहीं, तो परी ने कहा भाई ठीक है, पर उसने कहा मेरी दो शर्तें हैं कि एक तो मेरे से शादी के बाद मेरा महल अलग से होना चाहिए। धांधल जी ने कहा ठीक कोई बात, राजा थे, राजा के भाई थे, तो महल अलग हो जाएगा, तुम्हारा अलग से कमरा बनवा देंगे, तुम्हारा अलग से घर बनवा देंगे। एक उस महल में बिना मेरी परमिशन की कोई भी आना नहीं चाहिए। कहा ठीक। का तुम भी नहीं? कहा ठीक। अब धांधल जी ने उस परी से शादी की, उसके लिए अलग महल बनवा के दिया, वहां पर वो परी रहा करती। जो कोई भी उस महल में जाता वो पहले परी से परमिशन लेके जाता। समय के साथ में उस परी के एक बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा गया? तो कहते पाबूजी बेहद सुंदर थे। अपने जितने लोक देवता इनमें सबसे सुंदर कोई लोक देवता हुए थे वो कौन थे? मम्मी भी चले गए, सकल मम्मी भी चलेगी, धांधल जी भी जाते तो क्या ही सुंदर होते। मारवाड़ का आदमी काला कोजा भूंडा ही हो, क्या ही सुंदर होते, पर मम्मी की तरफ चले गए, रंग रोगन वैसे नैन नक्श उधर ही चले गए होंगे, तो थोड़े फूट रहे वे बाबूजी। अब एक दिन धांधल जी को लगा, जब बेटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया बाबूजी, तो लगा कि यार ये क्या तरीका है कि मेरे से पूछ के आओ, महल में से कोई नहीं जा सकता। और एक दिन धांधल जी बिना परमिशन के चले गए, देखते हैं यार ऐसा क्या है महल में। और जैसे वो महल में घुसे, उन्होंने देखा कि वहां परी तो थी नहीं, वहां एक शेरनी बैठी हुई थी और पाबू उसका दूध पी रहा था।
और उनको लगा ये भयंकर कोतक है। और शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, हाथों हाथ वो कन्वर्ट भी वापस परी में, और उसने कहा इसी दिन के लिए मैंने मना किया था, मैं परी हूं, मेरे में शक्तियां हैं कि मैं मेरा रूप चेंज कर सकती हूं, और जब मैं अकेली होती हूं तो अपना रूप चेंज करके यहां पे रहती हूं, पर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आप बिना पूछे आ गए, अब मैं यहां पर नहीं रहूंगी, अब मैं मेरी वापस जाऊंगी। धांधल जी ने खूब समझाया कि भाई रुक जाओ तुम यहाँ पे, पर वो नहीं मानी, वो यहाँ से चली। उसने जाते जाते कहा कि एक माँ की दो इच्छाएं होती है, एक तो अपने बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, और बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो अपने कंधों पे खिलाए, अपने पीठ पे खिलाए, उसके लिए घोड़ा बने। लेकिन अब ये इतना बड़ा तो हो गया कि मैंने दूध तो पिला दिया इसको, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इसको कंधे पे मैं पीठ पे खिलाती इसको, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो कहते वो परी तो चली गई। फिर धांधल जी के एक और रानी थे जिनका नाम था कमला। क्या नाम था? दे का मतलब है देवी, तो अपने कमला देवी को पूरा नहीं लिख के क्या लिख दिया करते, कमला। और कमला देव कहा गया भाई आप इसका ललन पालन करो। तो बाबू जी को पालने वाली जो पालन पोषण करने वाली जो माता जी थे वो कौन थे? बाद में समय के साथ बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की सगाई की गई। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, अमरकोट सिंध में, है ना। अब पहले जब तारबंदियां नहीं थी तब उस साइड के अंदर सगाइयां बहुत नॉर्मल सी बात हुआ करती थी कि भाई वो जोधपुर का पार्ट ही था, एक्सटेंडेड पार्ट था वो जोधपुर का उधर वाला अपना। और वहां के एक राजा है राणा सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम है राजा का? उस राणा सूरजमल सोढ़ा की एक राजकुमारी है जिसका नाम है फूलम दे। क्या नाम है? कई जगह उसी का अपनी कहानियों में कविताओं में नाम आ जाता है सुप्यार दे, तो आप उसी का नाम मान लीजिए, भले आप फूलम दे मान लीजिए, भले क्या मान लीजिए सुप। अच्छा कई बार स्टूडेंट जिद पर ही रह जाता है, सर सही सही बताओ फूलम दे या सुप्यार दे। मैं कहता हूँ यार नाम तो फूलम दे ही था पर कई कई जगह सुप्यार दे मिल जाता है। फिर स्टूडेंट के वो जैसे ये अभी पूछ रहा था कि ऐसा हो जाए तो वाली समस्या रहती है कि दोनों ऑप्शन में आ गए तो मैं यार कुछ ही कर लेना, तेरे हिसाब से देख लेना। अरे सर फिर मैं कहता हूँ यार आते नहीं है, दोनों ऑप्शन में नहीं आते। नहीं सर फिर भी नहीं आएंगे ऑप्शन में, पर आप तो बताओ सही नाम क्या था? फूलम देता है सुप्यार देता। तो मुझे लगता है नाम तो फूलम दे रहा होगा। कभी बाबूजी ने गीत गाया होगा कि दे दे प्यार दे अच्छा प्यार दे सुप्यार दे, है ना। तो बाद में एक नाम और सुप्यार दे पड़ गया, बाकी नाम क्या था उनका? फूलम दे नाम रहा होगा। बाबूजी के दो खास दोस्त था एकदम, चांदा और डामा। क्या नाम है? भील जाति के दो भाई है। कहते हैं कि भील गुजरात से आए थे, गुजरात का राजा इनको मारना चाहता था, ये पाबूजी के पास आ गए थे, पाबूजी ने इनको शरण दी थी, पाबूजी ने इनको बचाया था, तो बाद में ये पाबूजी के साथ रहा करते थे। पाबूजी के दोनों खास दोस्त थे। पाबूजी के पास एक घोड़ी है और उस घोड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है? कैसर। उसकी जो मेयर है उनकी जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? कैसर। कहानी है कि पाबूजी जब शादी करने के लिए जा रहे थे अपनी, तो पाबूजी शादी करने के लिए जा रहे, दूल्हे बने, एक तो फूट रहे थे पाबूजी इतने, ऊपर से दूल्हा और फूटरा लगने लग जाता है, और दूल्हे वाले कपड़े शेरवानी पहनी, साफा बांधा, ऊपर कोई तुर्रा कलंगी सिरपेच एंटीना जो लगते हैं वो सारे लगाए। एंटीना होता है सच में, वो जो लंबा सा होता है उसको एंटीना बोलते हैं। मोड़ वोड़ बांधा, पाबूजी बड़े सुंदर लगे। चांदा और डामा दोनों खुद जोधपुरी कोट पैंट ऊपर तक बटन बांध के तैयार खड़े थे, और चांदा और डामा ने पाबूजी कहा यार पाबूजी थो 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 नजर नहीं लग जाए, क्या फूट रहे लग रहे हो, आज अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। अमरकोट के पहले गांव के अंदर रिवाज हुआ करता था कि जब बारात जाया करती थी ना, तो महिलाएं घरों की छतों पर चढ़ चढ़ के देखा करती। तो कई बार वो हवेलियों के बाहर छज्जे, हवेली की जो छत होती है उसके बाहर आगे वो निकला हुआ सा रहता है ना, छज्जा बोलते हैं उसको। तो इतनी भीड़ हो जाती कि लोग छज्जों पे भी खड़े हो जाते, तो छज्जे बेचारे बाहर झेल नहीं पाते, गिर जाते। तो क्या आज तेरे को देखने के लिए पाबूजी इतनी भीड़ होगी कि महिलाएं और बच्चे छज्जों पे चढ़ेंगे, छज्जों पे चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। और ये अभी तक भी फैशन है, गांव के अंदर महिलाएं छतों पे चढ़ चढ़ के बारात को देखती है, क्योंकि गांव में पर्दा प्रथा और होती है। तो आप भाई देखे कैसे ऊपर चढ़े, तो आपको घूंघट तो रखना पड़े, फिर महिलाओं ने दूरबीन बना रखी है ना, घूंघट को थोड़ा ऊंचा लिया, दूरबीन बनाई अपने, वहां से देख लेती है। ये बड़ा मामला सही है तुम्हारा एकदम। तो कब बाबूजी आपके लिए छज्जे टूटेंगे आज? तो पर चांदा डामा ने कहा पर बाबूजी बाकी सब कुछ अच्छा है अपने पास, पर यार अपने पास घोड़ी अच्छी नहीं है, और दूल्हे के पास में घोड़ी अच्छी नहीं हो तो बेटा मजा ही नहीं है। तो बाबूजी ने कहा यार अब घोड़ी तो जो अपने पास है वही रखनी पड़ेगी, अपने जो अस्तबल में जो घोड़े हैं उनमें से कोई लेनी पड़ेगी, नहीं तो कहां से लाए आप अचानक। तो उन्होंने कहा अपने गांव के अंदर एक महिला है, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल नाम की एक महिला थे, और कहा वो जो देवल नाम की महिला है उनके पास एक बहुत अच्छी घोड़ी है, और घोड़ी का नाम क्या था उसका? और यदि देवल अपनी कैसर कालमी दे दे अपने को तो मजा आ जाए बाबूजी, फिर यार उसके ऊपर आप क्या तो लगोगे, क्या जमोगे यार उसके ऊपर। तो बाबूजी ने कहा यार देख लो, मांग के देख लो। चांदा और डामा गए देवल के पास, और देवल को जाकर कहा कि माँ देवल बाबूजी दूल्हे बने हुए हैं, बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, आपकी कैसर कालमी दे दो तो और सुंदर लगेंगे, मारवाड़ की लाज बचेगी, राठौड़ों की लाज बचेगी।
देवल ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, दूल्हे को तो किस बात के लिए मना किया जाए, उसमें भी पाबू जैसे राजकुमार को तो कौन ही मना करे। पर समस्या दूसरी है, मेरे पास खूब सारी गायें हैं और मेरी गायें जब चरने के लिए जाती है तो गायें चराने वाला मेरी घोड़ी लेके जाता है। पहले के टाइम में गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, गायों को लूट के ले जाया करते थे। गाय धन था उस टाइम में, इसलिए आज भी बोलते हैं गोधन, है ना। आप कभी नहीं सुनोगे भैंस धन, बकरी धन, पर गायों के लिए आज भी क्या से गोधन है भाई, गोधन है। तो भाई गाय क्या हुआ करती थी, धन हुआ करती थी। तो कि मेरा जो गवाला है वो घोड़ी लेके जाता है साथ में, कल को खुदा ना खास्ता कोई लूटपाट हो जाए गायों के साथ में, गायों को चुरा के कोई लेके चले जाए, तो यदि घुड़सवार होगा तो फटाफट गांव में आगे बता तो देगा कि भाई गायों की लूटपाट हो गई, पीछे से गांव वाले सेना लेके जाएंगे, हथियार लेके जाएंगे, गायें छुड़वा के लेके आएंगे। और यदि घोड़ी नहीं हुई पास में तो पैदल पैदल आएगा, तब तक तो पता नहीं लुटेरे कहां के कहां चले जाएंगे। इसलिए प्लीज चांदा और डामा सॉरी, लेकिन मैं घोड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकती। वो दोनों आए, उन्होंने बाबूजी को आ गया, बाबूजी वैसे तो देवल ने मना कर दिया, पर हमें लगता है यदि एक बार आप खुद ट्राई करके देखो तो थोड़ा ठीक रहे, आपके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ही था उनका। तो बाबूजी खुद गए और बाबूजी ने जाकर, माँ देवल आप एक बार ब्याह ब्याह के लिए घोड़ी दे दीजिए, शादी शादी के लिए घोड़ी दे दीजिए, मैं जल्दी आके आपकी घोड़ी वापस दे दूंगा। देवल हंसे, देवल ने हंस के कहा, बाबू बारातें कब जल्दी आती है, बारातें आने में जाने में टाइम लगता है। भाई अमरकोट घोड़ों पे जाते टाइम लगता, फिर वापस आने में टाइम लगता, फिर पहले बारातें महीने महीने रुक जाती थी और राजा महाराजाओं की बारातें तो अक्सर रुका करती थी। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप तो अपने दादाजी से जाके पूछ लेना, उनकी बारात भी पक्की 3 दिन रुकी होगी, है ना। 3 दिन वाला तो फैशन अपने मतलब ये 3 पीढ़ी पहले तक ही था कि बारातें 3-3 दिन तक रुका करती। कारण भी था, दूर तक जाते हैं तो पशु थक जाया करते, तो वापस बेचारा हाथों हाथ पशु को लेकर रवाना कैसे हो उसको, तो 2-3 दिन का रेस्ट देते और रेस्ट देके कहते भाई अब चल लेते हैं, ठीक। फिर कोई जोर भी नहीं आता था, बारात में ज्यादा लोग भी नहीं जाते थे, 20-25 10-15 लोग जाया करते थे। ज्यादातर तो गांव की बारातों में आदमी जाते 5-7 आदमी जाते, एक बीन होता, 4 एक आदमी और होते, 5 ऊंट लिए चले जाते, लेके आ जाते। तो पहले तो गांव में बारात में उसी को लेके जाते थे जिसके पास ऊंट होता, बारात में जाता ही होता। इसलिए गांव में आज भी कह देते हैं, अरे कि हमको कौन बारात में लेके जा रहा था, ऊंट को लेके जाते थे। तो माने कौन पूछे, ऊंट ने पूछे, हमें कौन पूछ रहा था, किसको पूछा करते थे। तो पहले 3 दिन वाली बारात का तो बहुत सिंपल सा सीन हुआ करता था कि 3 दिन तो जाया करते थे। ये तो 3 दिन, और लोग बड़ा आज भी बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि साहब फलान जी की बारात गई थी, 6 टाइम रोटी खा के आए, 6 टाइम रोटी खा के, मतलब कितना दिन रुके। तो वो तो मैं आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात होगी। ये अपने जोटवाड़ा खातीपुरा में यहाँ पे साफों की दुकान है ना, तो एक बार कोई शादी ब्याह के लिए हम साफे लेने के लिए गए हुए वहां पे, तो मैं और मेरे एक दोस्त और वो वहां पे साफा खरीदे। अब हमें तो इतना ज्यादा कोई पता भी नहीं चलता कौन सा साफा क्या है, अपने तो ये है भाई रेट पूछे 3-4 के, फिर अपने लगता है इसके रेट थोड़े ठीक है, तो अपने लगता है ठीक होगा तो वो वाला ले लो यार, और तो क्या करो। तो हमने पूछा कि भाई साफे कौन कौन से, उसने बता दिया ये 500 का, ये 700 का, ये 800 का। हमें लगा यार 700 वाला ठीक ठीक सा है तो दे दे यार, आ जाएगा पूरा, आ जाएगा, सेट है कि हाँ सेट है। तो वहां पे एक दंपति बैठे हुए, वृद्ध सज्जन बैठे हुए, मतलब 60-65 के आसपास में उन वृद्ध सज्जन की उम्र होगी, उनकी पत्नी साथ में और उनका बेटा साथ में। बेटे की शादी, बेटा फौज में लगा हुआ, तो फौजी छुट्टी आया हुआ, उसकी शादी होने वाली, तो उसको साथ बिठा रखा। और वो जो साफे को मतलब एकदम यूं कर करके देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखे, साफे के अंदर देखे भाई इसके अंदर कोई छेद वगैरह तो नहीं हो रखे हो, धागे बाहर तो नहीं निकल रहे हो इसके। दुकानदार को पूरा एकदम वैसे, फिर ये दे दे, ये वाला साफा दे दे। तो दुकानदार ने कहा आगे से कि शादी है क्या, हाँ हाँ ये फौजी है हमारे, छोटा ही छोटा ये है, इसकी शादी है। तो कहा तो ये साफा तो ब्याह वाले दिन बांध लेगा, उस रात बांध लेगा, फेरे वाली रात। अगले दिन कौन सा साफा बांधेगा वो दिखाऊं। तो उनका अगले कौन से दिन है आजकल, आजकल फेरे वे हाथों हाथ बारात को कर देते हैं रवाना, तो अगले दिन बांधने की जरूरत ही कहां पड़ती है। ये तो हमारा टाइम था, मेरी बारात गई थी, 5 खिचड़ी खा के आए थे, 5 खिचड़ी मतलब 5 टाइम का खाना था। तो मैं पहले नोटिस कर रहा था, वो बात कर रहे थे तो हमारा ध्यान भी उधर ही था उनकी तरफ। तो वो जो उनकी पत्नी थे वो घूंघट निकाले एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, किसी मामले में हाँ ना कुछ ही नहीं। ऐसे ग्रामीण महिलाएं होती है वैसे घूंघट निकाल के अपने पति के साथ चुपचाप बैठी हुई एकदम, ना पति कुछ पूछ रहे हैं ना वो कुछ बता रही है, बस साथ में लाई हुई है कि तू भी साथ में चल ले, बाकी कोई रोल उनका नहीं। तो चुपचाप संभ्रांत तरीके से एकदम बैठे हुए थे। पर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम भाई बारात तो मेरी गई थी और 5 टाइम खाना खा के आए थे, तब वो अचानक बोले 5 को नहीं 6। तो मैं उनकी तरफ देख के मैं कहा बाबू 6, तो वो थोड़े खुले और उन्होंने कहा हाँ बेटा 6 खा के आए थे, बाप की 1 रोटी और लगी थी, ये 5 कैसे बता रहे हैं। मेरे पिताजी ने 6ठे टाइम को और खिलाया था, ये
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 6 मान लिया, ऐसे तो आते टाइम रास्ते के लिए भी दी थी तो वो भी गिना देती हूँ, तो अगर दी थी तो फिर गिनाऊंगी। तो मैं कहा ये भी कितना और रोब हुआ करता था, 5 क्यों बता रहे हो, कितनी रोटियां खिलाई हमने, 6 टाइम खिचड़ी खिलाई थी हमने आपको। तो पहले बारातें लंबी लंबी जाती, तो देवल ने कहा भाई तुम जाओगे आओगे वहां रुकोगे टाइम लगेगा, तब तक क्या पता मेरी गायों को कोई लूट के ले जाए। तो बाबूजी ने कहा कि देवल मैं आपको वचन देता हूं, यदि आपकी गायों को कोई लूट के ले गया तो आप मेरे पास एक समाचार भिजवा देना, यदि मैं रास्ते में जा रहा वहां तो आगे ब्याह करने जाऊंगा नहीं, बीच में आ जाऊंगा और आपकी गायें बचा के लेके आऊंगा। मैं यदि 10 किलोमीटर पहुंचा 10 किलोमीटर से ही वापस आ जाऊंगा। मैं यदि वहां पहुंच गया और तोरण मार रहा हूं और उस टाइम मेरे को न्यूज मिली कि भाई आपकी गायों की लूटपाट होगी, मैं बिना तोरण मारे वापस आ जाऊंगा। इवन यदि मैं फेरे ले रहा हुआ तो मैं बिना फेरे लिए बीच में आ जाऊंगा। मैं खाना खा रहा हूं तो खाना छोड़ के आऊंगा, पर आपकी गायों को बचाऊंगा, आप मुझे घोड़ी दे दीजिए। जब कोई इतना एश्योर करे, इतना विश्वास दिलाए, तो देवल ने कहा भाई ठीक है आप घोड़ी ले जाओ। वाकई केसर कालमी बहुत सुंदर घोड़ी थी। बाबूजी जब केसर कालमी पे बैठे तो बाबूजी और फूटने लगे। और केसर कालमी की अपने पे तो खूब सारी कहानियां है कि जब बाबूजी घोड़ी लेके वहां अमरकोट पहुंचे तो ये तो घोड़ी नाचे। पहले क्या बींद वाली घोड़ी को नचाने का बड़ा रिवाज था कि दूल्हा जिस घोड़ी पे बेचता उसको नचाया जाए, और दूल्हे खुद अच्छे घुड़सवार हुआ करते, नचा दिया करते। आजकल तो दूल्हा चलते तो त्योहाड़े आते हैं, है ना, तो आजकल तो दूल्हे को घोड़ी पर बिठा कर तकड़ी पकड़ ले और 2 इधर चलते हैं और 2 इधर चलते हैं, ये कहीं डगमगा के गिर ना जाए। अच्छा कई दूल्हे तो पिए हुए और रहते हैं आजकल, साथ में दारूड़िए दोस्त होते हैं, वो कोई पिलाते तो भाई कॉन्फिडेंस रहेगा, भाई उसमें पिया हुआ और है, तो भाई उसमें डिगमिग होता रहता है, अब गिरा इस पे, तो अब क्या नचाए, दूल्हा खुद नाचा हुआ ही रहता है। पहले नचा लिया करते, डाकी टाइप के आदमी होते तो वो गिरते भी नहीं थे जी घोड़ी से। घोड़ी बेचारी डरा करती थी कि डाकी कहां बिठा दिया इसको ऊपर। तो बाबूजी वहां घोड़ी को नचाए ना, चारों तरफ लोग बातें करे, अरे गए केसर कालमी जैसी तो घोड़ी नहीं है, आज दिन तक ऐसी घोड़ी नहीं देखी। कहते अमरकोट वालों को बड़ा बुरा लगा, यार अमरकोट वालों ने कहा ये क्या तरीका है, जैसे तुम्हारे पास ही घोड़ी हो, हमारे पास तो घोड़े हो ही नहीं। तो किसी ने इधर वालों ने कहा तुम्हारी हमारे वाले को दौड़ करवा लो, पता चल जाएगा किसके पास अच्छी है और किसके पास अच्छी नहीं है। तो वो कहते वो अमरकोट वाले जो सोडा थे वो घोड़ा लेके आए अपने, कि लो करवाओ दौड़ करवाओ। तो बाबूजी ने कहा आज नहीं भाई, 2 दिन बाद, हम इतने किलोमीटर चल के आए, हमारी घोड़ी थकी हुई है, तुम्हारा घोड़ा तो एकदम फ्रेश है, तो अभी हाथों हाथ दौड़ कराओगे तुम्हारा घोड़ा जीतेगा ही। तो उन्होंने कहा ये तो बातें हैं बाबूजी, 2 दिन बाद में कोई नहीं होगा, करवानी तो अभी करवा लो। और इसका मतलब डर गए अभी आप यदि दौड़ नहीं करवा रहे हो। बाबूजी ने कहा देखो और कुछ ही कर सकते हो, जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं कर सकते तुम, लोग कराओ देखो। और केसर कालमी को दौड़ाया, केसर कालमी थकी हुई थी, उसके बावजूद घोड़े को पीछे छोड़ दिए और सबने और तालियां बजाई। अमरकोट वालों की और धूड़ धानी हुई, लो साहब केसर कालमी थकी हुई थी फिर भी तुम्हारे घोड़े को तो हरा गए। तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो कहते हैं बाबूजी जब वहां तोरण तो समझते हो, बाबूजी जब तोरण के लिए पहुंचे तो उन्होंने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। अच्छा आप हिंदी पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे, तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका मतलब है शक्ति प्रदर्शन करना। इसका मतलब क्या है, पहले होता क्या था कि किसी एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 4 राजकुमार आ गए, 4 बारात आ गई, भाई हम इससे शादी करेंगे, तो अब किससे करो आप शादी। तो अक्सर ऐसे करते कि ऊंचा तोरण बांध देते, तोरण ऊंचा बांध दिया करते, फिर कहते जो तोरण मार देगा उससे ब्याह कर देंगे। तो कोई एक राजकुमार उनमें से तोरण मारता, उसके साथ राजकुमारी क्या कर दी जाती, शादी कर दी जाती। तो तोरण मारना मतलब क्या हो गया, शक्ति का प्रदर्शन करना। तो आज भी यदि गांव के अंदर आप इस प्रकार की कोई बातें करो ना, भाई मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, तो कोई गांव वाले कह देते हैं अरे किसा तोरण मारे है कि कौन से क्या किया तूने, कोई तोरण मार के थोड़ी आएगा, छोटी मोटी लड़ाई है, तोरण मारना बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बहुत ऊंचा तोरण बांधा और कहा आज देखते हैं बाबूजी कैसे तोरण मारेंगे। बाबूजी तोरण नहीं मारेंगे तो बाबूजी की बेइज्जती हो जाएगी। बाबूजी ने वहां जाके देखा कि यार तोरण है तो ऊंचा, और इतना ऊंचा तोरण लगेगा तो नहीं। बाबूजी मन ही मन सोचेगा यार ठीक है आज तो इन्होंने, और वो सामने अमरकोट वाला देख के मुस्कुराएगी क्या हाल है, अब कैसे लगेगा भाई साहब। अब एक ही सूरत में लग सकते थे कि घोड़ी अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए। यदि घोड़ी अपने अगले दोनों पैर पूरे हवा के अंदर उछाल दे तो बाबूजी घोड़ी पर खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते हैं, वरना तोरण नहीं लगे। तो कहते हैं कि बाबूजी उस घोड़ी पर यूं हाथ फेरते हैं और उस घोड़ी को कहते हैं कि केसर मत ना दीजिए आज थारो महारो पोत। पोत का मतलब भेद है ना, पोत खुल गया, भेद खुल गया कि केसर मत ना दीजिए आज थारो महारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। हे केसर आज तेरा और मेरा भेद मत दे देना, आज जो राठौड़ों की बारात आई हुई है इसको लजा मत देना तू, आज जैसे तैसे करके तू ये मरवा दे। केसर ने अपना सिर हिलाया कि तू चिंता मत कर, इसको तो अभी मार दूंगी किता आगे। कहते बाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब हल्का हल्का, कोई ढोल रहे धमाके हमारे केसर घोड़ी नाच से, तुम्हारे ढोल के धमाके पे मेरी केसर नाचेगी।
वो केसर को नचाते नचा नचा केसर लगाम खींचते हैं, लगाम खींचते केसर अगले दोनों पैर हवा में उछाल देती है। बाबूजी आराम से उसके मारते हैं, तो कहते वो अगले दोनों पैर जब हवा में उछालती है तो गढ़ के कंगूरे पे लगा देती है, जहां तोरण लगा हुआ तो उसके पास में अपने पैर टिकाती है दोनों। जब वापस पैर उतार रही होती है तो उसके खुर के प्रहार से ईंटें साथ में आ गई, ईंटें तोड़ के लाई वहां से वो। इस बार बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देखा, क्या हाल है। मैंने जब कभी ये कहानी पढ़ी थी कहीं पर तो उस कहानी के अंदर था कि जब ये सीन देखा तो वहां फूलमदे की जितनी भी सहेलियां खड़ी थी वो जल गई। और जब ये समाचार अंदर फूलमदे को मिला तो फूलमदे बड़ी प्रफुल्लित हुई। मुझे लगता फूलमदे को लगा होगा कि मेरे वाला सरदार बाहर राजा अपने अपने चर्चे हो रहे हैं चारों तरफ, अच्छा तो लगे भाई कि मेरे पति ने इस प्रकार से तोरण मारा है। अब कहते हुए पाबूजी अंदर जाके फेरों के अंदर बैठे। पाबूजी ने अभी 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए? इतने में देवल बाल बिखेरे हुए गालियां निकालते हुए फेरों में ही पहुंचे। और फेरों में जाकर मैंने कहा था तेरे को पहले कि टाइम लगेगा तुम्हें जाने में आने में, फिर वहां तुम्हारे शादी ब्याह के अंदर टाइम लगेगा और मेरी गायों को ले जाएगा। तब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं जैसे ही गायों की सूचना मिली कि वापस चलूंगा और अब यहां बैठ के फेरे ले रहा। गायों को ले गए मेरे। बाबूजी ने कहा मां देवल कौन ले गया बताओ तो सही कि मेरी गायों को जिंदरा और खिंची ले गया। कौन ले गया? नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है अपने जायल। कौन सी जगह? और जायल का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? कब मेरी गायों को जिंदरा और खिंची ले गया। और तूने कहा था कि तू मेरी गायों को बचाएगा तो गायों को बचा मेरी। बाबूजी हाथों हाथ 3 फेरों के बाद में वो गठजोड़ा बंधा रहता दुल्हन के साथ, वो गठजोड़ा खोलते हैं और अमरकोट वालों को कहते हैं भाई सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर हुआ तो मैं तुम्हारी गायों की रक्षा के लिए वापस आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई, पर वचन नहीं जाने चाहिए। शादी ब्याह होते रहेंगे, मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, मर गया तो फिर स्वर्ग में मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे अपने। बाबूजी वहां से वापस आते हैं 3 फेरों के बाद में। जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव पड़ता है? देचू नाम का एक गांव है। वहां पर जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ाई करते हैं। उस युद्ध के अंदर वो गायें तो बचा लेते हैं लेकिन बाबूजी इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह को बीच में छोड़ दिया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने वचनों की रक्षा के लिए विवाह को बीच में छोड़ दिया था, लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। बाबूजी गायों की रक्षा के लिए किससे लड़ने के लिए वापस आ गए थे? कितने फेरों के बाद आ गए थे? जिंदराव खिंची कहां का राजा था? वो कौन से गांव में लड़ते हुए शहीद हुए थे? देचू जोधपुर में, जायल